तो थैंक यू सो मच सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ज्वाइन किया आपने आपने टाइम निकाला। और धन्यवाद धन्यवाद। आज हम लोग यहाँ पर इसलिए कनेक्ट हुए हैं कि हम लोग यूपीएससी पे कुछ चर्चा करनी थी इन जनरल टर्म्स, कि आजकल जी जी जी। क्यों हर कोई बंदा या बंदी कह लो यूपीएससी ही करनी है या सरकारी जॉब ही लेनी है। और करंट सिनेरियो आजकल ऐसा हो गया है ना कि हर कोई बंदा चाह रहा है कि यार मुझे कुछ हाँ करना है, हाँ। बट लोग टेंथ पार कर दे रहे हैं, ये हालात हो गए हैं कि लोग हाँ जी, टेंथ में जा रहे हैं, ट्वेल्थ में। लोग हाँ, टेंथ में ही एडमिशन ले, ट्वेल्थ में एडमिशन ले रहे हैं, उनको यूपीएससी करना है, बताइए। ये एग्जैक्टली। हालात हो गए। मतलब पहले ऐसा होता था ना कि कोई बच्चा है, नीट जेई की तैयारी कर रहा है, तो वो बहुत पहले से ज्वाइन करता था। आजकल हाँ हाँ। मतलब ऐसा ही टाइम लग रहा है कि जैसे यूपीएससी एक एग्जाम गवर्नमेंट जॉब ना होके एक ग्रेजुएशन डिग्री जैसा हो गया है। दुष्चक्र बन गया ये। आप हाँ ज्यादा अच्छा वाला दुष्चक्र बन गया, उसमें आदमी एक बार एंटर कर गया तो फिर हाँ वो लूप में फंस जाता है, फिर वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए। वो बहुत ही मुश्किल वाली चीज है कि फिर इसको, अगर आदमी यूपीएससी की जर्नी में आ गया तो वो उसको छोड़ के कुछ दूसरी चीज कर ले, इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि उसने अपना इतना टाइम नहीं इन्वेस्ट कर दिया। तो उसके कारण वो खुद भी दूसरा कुछ करना चाहेगा नहीं, पहली बात। और हाँ। चाहेगा भी तो अब एज इतनी हो गई है और साथ में पैसा भी नहीं है, तो कुछ दूसरा चीज स्टार्ट करने से भी डरता है आदमी। तो वो सब सारी चीजें हैं। अब देखो आगे और क्या होता है, सरकार इस पे क्या नीति लेके आती है, वो तो अलग बात है। बट इसमें एक देखा जाए तो ये इतना बड़ा चैलेंज हो गया है ना आजकल की, जैसे रिसेंटली आफ्टर कोविड या कोविड टाइम मान लो, जब से ये कुछ दो चार मूवियां आई हैं जिसने आईएएस आईपीएस की पावर को रिप्रेजेंट किया है, और उनकी छवि हाँ। एक नया कैरेक्टर लेके आई है कि डीएम हो या आपको ऐसा होना चाहिए। और बहुत रैंडम मूवी का नाम जैसे हम लोग याद करते हैं तो शादी में जरूर आना वाली जो मूवी हम लोग देखे होंगे, शायद आपने भी पेरेंट देखी। नामक आई है। हाँ, एस्पायरेंट हुई, वो या भी आई है। संदीप भैया वाला कॉन्सेप्ट। संदीप भैया, हाँ बताइए। बीएलओ ऑफिसर, हमारे बीएलओ ही थे हाँ ना वो, हाँ बीएलओ ऑफिसर। एग्जैक्टली। मुझे आजकल पता है क्या लग रहा है कि जो अभिनाश अभिनाश नाम रहता है ना शायद, जो आईएएस बन जाता है उस सीरीज में। यस यस यस। हाँ, गोइंग तो राइट। मुझे लगता है कि आजकल जो चल रहा है टाइम, उसमें अभिनाश बनने का परसेंटेज बहुत कम है, और संदीप भैया वाला जो परसेंटेज है बनने का वो एकदम इंक्रीज है। बहुत ही ज्यादा देखिए, आप इसको इस तरीके से देखिए कि हर साल सिर्फ 700 से 1000 पोस्ट आ रहे हैं। ठीक है। और जैसे हमने हमारे समय में कोचिंग किया, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उस क्लास में हमारे एक क्लास में 500 से 600 लोग थे। और वैसे वैसे साइमल्टेनियसली 7 क्लासेस एक साथ चल रही है उस कोचिंग में। ओके, तो और ये ये कब मानो की कि बात एक, है? ये लगभग बात है 2018 17 18 के आसपास। तो आज के समय सोच लो, और वो स्टूडेंट जो बनना चाह रहे होंगे उनकी संख्या और कितनी हो गई होगी। और ये तो एक कोचिंग की बात हुई, ऐसे ऐसे कितने सारे कोचिंग भरे पड़े हैं। और और फिर पोस्ट आता है लगभग 1000 के आसपास। उस पोस्ट में भी से आईएएस का पोस्ट रहता है लगभग 100 से 150। तो आप ये मानिए कि जितने आईएएस बन रहे हैं, उनके अलावा सबके सब फिर से एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि सबको आईएएस बनना है। तो ऐसा तो पॉसिबल अब नहीं हो पाएगा ना कि लाखों बच्चे दे रहे हैं, लाखों बच्चे एक साथ आईएएस बन रहे हैं, पॉसिबल नहीं। तो ये सब अभी थोड़ी दिक्कतें हैं। और एज लिमिट भी इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी 32 35 और 37 तक है आई थिंक एस सी एस टी का भी। तो वो एक लंबा जर्नी हो जाता है, इंसान को लगता है कि कभी ना कभी हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। पर इसमें आप अपना 102% दे देंगे तो भी आप क्यों नहीं कह सकते कि हाँ हो ही जाएगा, क्योंकि सामने वाला भी तो 102% दे रहा है, वो भी 105% दे रहा है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा 105% देने वाले का ही होगा। कई बार गेम पूरे स्मार्ट स्ट्रेटेजी का हो जाता है। बहुत सारे और फैक्टर्स काम करते हैं, सिर्फ अगर पढ़ाई फैक्टर रहता है यार, तो फिर 5 10 साल अगर कोई पढ़ लिया तो उसका होना श्योर हो जाना चाहिए था। लेकिन हम लोग ऐसे भी देखते हैं जिसका 10 साल पढ़ने के बाद भी किसी का नहीं हो रहा है। कोई आ रहा है कि फर्स्ट ईयर में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लेके चले जा रहे हैं। तो उसमें है बहुत सारे फैक्टर्स और इन्वॉल्व होते हैं। उससे देखते धीरे धीरे, अगर चर्चा उधर जाए तो ले जाएंगे, नहीं तो फिर बताइए और आगे क्या अपने तो साइड से क्या आपको कहना चाहें।
क्या लगता है कि मतलब इसमें मेजर फैक्टर या मेजर रोल क्या काम करता है जिसमें सिलेक्शन डेफिनेटली श्योर शॉट हो जाए? ऐसा कोई भी रास्ता आपको नहीं दिखता है जिससे श्योर शॉट सिलेक्शन मान लिया जाए। जैसे कई कोचिंग वाले दावे करते हैं कि यहाँ आएंगे तो सिलेक्शन 100%। अरे नहीं हो सकता है 100%, जब तक बच्चा अपना खुद से ना लगेगा, उसका किस्मत अगर साथ नहीं देगा। बहुत सारे फैक्टर्स और है, घर घर परिवार का कंडीशन हो जाता है, वो कहाँ रह रहा है, कैसे एग्जाम दे रहा है, मतलब गिनाए नहीं जा सकते इतने सारे कंडीशन है। तो इसमें ऐसा कुछ प्योर शॉट वाला तो चीज ही नहीं कि हाँ ये रास्ता पकड़ लो तो जाए। कई लोगों को देखो कि जैसे ही वो आते हैं, क्या क्या बोलिए आपको, जैसे टॉपर्स हो गए, टॉपर के इंटरव्यू आते हैं, तो उनके इंटरव्यू देखने के बाद वो वर्ड बाय वर्ड उसको फॉलो करने लगे। वर्ड बाय वर्ड फॉलो करो कैसे बनेगा, वो स्ट्रेटेजी उनके लिए थी। उनका अपब्रिंगिंग अलग हुआ है, उनकी स्कूलिंग अलग हुई है, उनकी कॉलेज अलग हुई है, उस हिसाब से उन्हें अपना शेड्यूल बनाया, उसको सिलेक्शन लिया। तुम्हारा सब चीज अलग है यार, तुमको अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा। हाँ, उससे गाइडेंस ले लो, वो डिफरेंट थिंग है। लेकिन तुम एकदम उसी के राह पे चल लो, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये सब सही चीजें बात है। हैं सर। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं इन टर्म्स कि यदि हर 1000 सिलेक्शन हो रहे हैं तो 1000 स्ट्रेटेजी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब 50 हो रहे, 1000, सबके पास अपने अपने अलग है, और सब तब ही सफलता की। ऐसा नहीं है कि कोई अगर उससे सेलेक्ट नहीं हो पाया तो उसकी पूरी स्ट्रेटेजी गलत थी। हो सकता है कुछ मार्क्स से रह गया है। हम लोगों के कई, हमारे भी पहचान में कई लोग हैं, इंटरव्यू जा जाके 2-3 बार वापस आए हैं कुछ मार्क्स के कारण। तो ऐसा तो नहीं कि वो कुछ, अगर स्ट्रेटेजी एकदम सही होती वो कुछ मार्क्स आ जाते, वो ऐसा नहीं होता। स्ट्रेटेजी उनकी भी सही थी, बस कुछ चीजें उनके साथ में नहीं आई। जैसे एक वो वर्ड होता है, जैसे संयोग एक जो वर्ड होता है, कि उस समय संयोग ऐसा नहीं बना कि उनके सारी चीजें उनके पक्ष में आ जाए, उसके लिए कुछ मार्क्स से वो लोग बाहर हो जाते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है कि मेहनत खराब थी। मतलब वही कह सकते हैं कि किस्मत बोल लो या सहयोग बोल लो। तो वो फैक्टर आ ही जाता है। लोग भले कितना ही बोल ले कि नहीं नहीं मेहनत से सब हो जाएगा, नहीं होता यार मेहनत से सब। हाँ, आंख में फैक्टर है और ये सच्चाई है, माने या न माने लोग, वो अलग बात है, लेकिन ये सच्चाई है। तो फैक्टर वो यहाँ पे आ ही जाता है। हाँ। एग्जैक्टली। बट आजकल ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब जैसे मैं अभी किसी से कांटेक्ट करता हूँ अपने जूनियर वगैरह से या कोई भी सजेशन लेता है तो उनका यही सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि अभी तो हम 12th में हैं या अभी 10th में हैं, हम ये सब्जेक्ट लेके यूपीएससी ही करेंगे। या रिसेंटली आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा था, वो शायद नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहा है अभी। वो बड़ा वायरल हुआ था कि हम्म। मुझे आईएएस ही बनना है। इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ ये होगी कि जिस टाइप से जो आईएएस बन रहे हैं, उन लोग को जो समाज में जैसे दिखाया जा रहा है, हाँ, जैसे कोई टॉप कर गया, टॉप 10 में आ गया, टॉप 5 में आ गया, तो जिस टाइम रिजल्ट आया उस टाइम तो खूब वाह भाई हुई। अगले 2 साल बाद उनको किसी को पूछ के देखो कि पिछले साल वाले टॉपर का नाम क्या था, किसी को नहीं याद होगा। वो बस एक फेम है, उसको फिर वो जो शॉर्ट्स और रील्स जो इंस्टाग्राम में आ रहे हैं वो इस टाइप से और रख के दिखा देते हैं कि बच्चे को लगता है कि जो है वो यही है। और स्टार्टिंग फेज में जब बच्चा आता है तो वो उसको बस वो यही लेके आता है कि मेरा तो हो ही जाए, बाकी लोग का नहीं हो रहा है, बहुत सारे भीड़ है लेकिन मैं सबसे अलग हूँ। ये एक बहुत बड़ा भ्रम रहता है, वो भ्रम धीरे 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 टूटता है। ऐसा नहीं कि इस फील्ड में लोगों का आना ही नहीं चाहिए, लेकिन इस बात पे भी रेडी रहो कि हो सकता है पूरी मेहनत करने के बाद भी सिलेक्शन ना हो। इस चीज के लिए रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे आसपास का बहुत सारे ऐसे लोग पूरी तरह से दिए, पूरा अपना मन धन दे के लगे रहे, लेकिन अंतिम में नहीं हो पाता, क्या करें। सीट ही इतना कम है, लोग देने वाले इतना ज्यादा है, तो वो सब होते ही रहता है। अच्छा, इस तैयारी के दौरान जैसे मैं देखता हूँ कि 1 साल का पूरा एग्जाम पैटर्न है। पहले पीटी देना है, मेंस, फिर हम्म। इंटरव्यू। मान लो यदि आपका पीटी नहीं होता है तो फिर आप उसी हम्म। लूप में फंस जाते हो। आप नेक्स्ट हाँ ईयर जी हाँ। फिर आप सोचते हो कि आप यार पीटी नहीं हुआ है, अब पीटी की तैयारी करते हैं। बट फिर होता यह है कि आप जब पीटी की तैयारी करने लगते हो तो क्योंकि वो प्रोसेस इतना लेंदी लथार्जिक लगता है कि सेम सब्जेक्ट को बार बार रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है। वो करते करते अक्टूबर नवंबर तक आप इतना ऊब जाते हो उस चीज से कि यार अब बस थोड़ा रेस्ट लेंगे, और सेम चीज हाँ। को करना है वही। फिर जनवरी आते आते लगता है कि अब तो पीटी आ गया है, अब तो फिर और अच्छे से पढ़ना है। और उस हम्म। टाइम पे ये होता है कि आप क्योंकि इतना ज्यादा थक चुके हो पहले से, तो अब लगता है कि यार मैंने पहले से कवर किया है, हो जाएगा। ये ऐसे करते करते एग्जाम टाइम आ जाता है और फिर लगता है कि यार
ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी, या हम लोग जो क्रेश कोर्स आजकल यूट्यूब पे हो गया है ना कि कोई भी बंदा एग्जाम में हाँ, ये करें तो पास हो जाओगे, या ये स्कीम पढ़ लो, या ये डेटा कर लो। बट एक्चुअल हाँ, में फील मैंने ये किया है, मैंने भी दिए अटेम्प्ट, तो मैंने ये फील किया है कि इसमें होता है ना कि हम लोग, सबसे बड़ा इसमें चैलेंजिंग ये है कि इस लूप को तोड़ना। जैसे हमें लग रहा है कि यार पीटी नहीं हुआ है, तो एक दो हाँ, महीना तो अधिकतर स्टूडेंट जो परसेंटेज है वो लोग ये करता है कि वो स्ट्रेस में आ जाता है एक दो महीने, फिर हाँ, सोचता है कि मुझे तैयारी करनी है, फिर वो उठ के खड़ा होता है, फिर वो एक दो महीने अपने मेंस की तैयारी में लगता है। और मेंस की तैयारी में भी होता ये है कि वो सिर्फ कर रहा होता है और उसको भी पता है कि वो कर रहा है, बट एक्चुअल में जो डिमांड है एग्जाम की, वो शायद मोस्टली स्टूडेंट फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा मुझे लगता है चैलेंजिंग जो है वो रेगुलरिटी है, जो मैनेज नहीं हो पाती है, क्योंकि आपको। रेगुलर देखिए कि इसमें गाइडेंस की भी बहुत बड़ी कमी है। कमी मतलब ऐसा नहीं कि तो मार्केट में गाइडेंस भरे पड़े हैं, उसकी ऐसी कोई सीमा नहीं है, वो जो क्लासेस चल रहे हैं, कोचिंग चल रहे हैं। लेकिन जो राइट गाइडेंस वाली बात आती है, जैसे आप जो क्लास में जा रहे हैं, वो क्लास में एक 200 300 400 बच्चों को हैंडल कर रहा है, उसके पास टाइम ही नहीं है, वो वन टू वन फीडबैक देता है। तो वो बच्चे ही समझ पाए। अब देखो जैसे टेस्ट दिला के आता है, तो टेस्ट दिला के आ रहा है, उसके टेस्ट में मार्क्स आए, देख अब इसी में अंतर पड़ जाता है। कुछ बच्चे होंगे तो वो अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं कि कहाँ गड़बड़ हुई। अगर उनको टेस्ट में कुछ मार्क्स मिला है तो वो दिमाग भी सही है कि नहीं है, कुछ बच्चों को खुद से ही समझ आ जाता है कि हाँ ये सही है या है गलत है। कुछ लोगों को ये नहीं समझ आ पाता। अब ये जो वन टू वन नहीं मिल रहा है, इसका बहुत बड़ा दिक्कत है ये। और उसके बाद जो ये पीटी और मेंस और इंटरव्यू वाला जो केस है, तो आपका पीटी जैसे हुआ मई जून के आसपास पीटी होता है, उसमें अगर किसी का नहीं हो पाता है तो वो एक दो महीने सोचने में ही निकाल देता है कि आगे क्या करना है, करें ना करें, करें ना करें। जब तक वो तैयारी शुरू करता है, तो शुरू करने के साथ ही उसको बर्डन सीधी तरह लग जाता है कि यार ये ऑप्शनल पढ़ना है, मैं जीएस के सब्जेक्ट तैयार करना है, ऐसे भी तैयार करना है, ऐसे भी तैयार करना है। ये सब सोचते सोचते अल्टीमेटली 3 नवंबर दिसंबर आ जाता है। और क्योंकि उसको पहले ही फ्री नहीं हुआ था, तो वो इस माइंड सेट में फिर से चले जाता है कि मेरा फ्री नहीं हुआ तो फ्री को फिर से एक्सेस मारना है। वो जनवरी फरवरी से फ्री पढ़ने लगता है, फिर 3 4 महीने में फ्री पढ़ता है। वो इसी तरीके से वो साइकिल बस घूमते ही रह जाता है। होता भी है लोगों का सिलेक्शन, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरी तरह बट से उसका एकदम परसेंटेज नहीं, काफी कम है। काफ़ी कम है। मतलब बात सिर्फ़ इतनी सी है कि अगर आप इस तैयारी में आ रहे हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाए, भगवान करे बहुत अच्छी बात है सिलेक्शन हो जाए। लेकिन अगर नहीं होता है, तो आपको उस चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ेगा कि हाँ, ये भी पॉसिबल है कि मैं एग्ज़ाम अपना 200% डाल दूँ, फिर भी सिलेक्शन ना हो पाए। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आने के साथ ही इसमें लेके आना चाहिए, अगर आप यूपीएससी क्लियर करने आ रहे हैं। आजकल ये बात स्टेट पीसीएस के लिए भी लागू होगी, क्योंकि कॉम्पिटिशन है वहाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सोशल मीडिया पे आ गई, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी मतलब बाढ़ सी आ गई है कंटेंट की। खूब सारे कंटेंट है, तो उसमें आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि हाँ ये मेरे लिए ठीक है, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। हो सकता है आपको अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग कोचिंग से लेना पड़ेगा, ये लो अच्छी बात है। आप समझ आना ज़्यादा, ये जरूरी नहीं कि एक ही सब्जेक्ट मतलब एक कोचिंग से ही पूरा सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। जो सब्जेक्ट जहाँ से अच्छा, अल्टीमेटली गोल ये है कि आपको समझ आना चाहिए, आपके लिए चीज काम करनी चाहिए, आपको आंसर लिख के बनना चाहिए। इसलिए जो जहाँ से मिले पढ़ो, लेकिन अपना माइंड में क्लियर रखो कि किन चीज़ों को कहाँ से पढ़ना है, बस बात इतनी सी है। और आजकल ऐसा हो गया है ना कि तैयारी के दौरान अ, जो बंदा एक दो साल में सिलेक्शन ले लिया, या ऐसा होता नहीं है, जनरली इसमें टाइम ही लगता है, कुछ कुछ लोगों को हाँ, 5 साल। अभी रिसेंट 2024 की जो टॉपर हैं, शक्ति दुबे जी, उनका भी फिफ्थ हाँ, अटेम्प्ट में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। उसके पहले उनका ये हो रहा हाँ, था कि दो तीन अटेम्प्ट में उनका पीटी भी क्लियर नहीं हुआ। हाँ, तो सबसे, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, या जो लोग तैयारी में जुड़ना चाह रहे हैं, या पेरेंट्स को, कि आजकल हो ये रहा है ना कि तैयारी में टाइम तो लगता है, बट हाँ जी, हाँ, सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग मुझे लगता है स्टूडेंट लाइफ में, वो है फाइनेंशियल कंडीशन, हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है इस कॉम्पिटिशन के दौरान। जिसके कारण क्योंकि कंटिन्यूटी ब्रेक करने में ये बहुत योगदान निभाता है। हाँ, जैसे आप अगर देख लें कि अगर जैसे आप कोचिंग करने भी जाते हैं, ठीक है, तो अब इसमें भी दो प्रकार के लोग आते हैं। एक जो इंग्लिश मीडियम में से जिनका चल रहा है, एक हिंदी मीडियम से चल रहा है।
नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि अगर कोई बंदा इंग्लिश मीडियम से कोचिंग कर रहा है तो उसकी स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम में हुई है। ओके। और अगर किसी स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम में हुई है, प्राइवेट स्कूल की बात करें, गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम की नहीं, प्राइवेट स्कूलिंग में अगर हुई है, तो उसके यहाँ फाइनेंशियल कंडीशन की ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं हिंदी मीडियम वालों की। हिंदी मीडियम वाले नॉर्मली आए रहते हैं नॉर्मल बैकग्राउंड से, ज़्यादा एकदम हाई क्लास वाले हिंदी मीडियम वाले रहते नहीं हैं। अब हिंदी मीडियम की जो क्लासेस चल रही हैं, जैसे कि दिल्ली में लगभग 16, 17, 18 महीने की तो सिर्फ क्लासेस चलती हैं, जो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएगा। तो वो पहले तो वो क्लासेस की फीस बहुत ज़्यादा है। चलो ठीक है, उनको अब वो कोचिंग वालों को ज़रूरत भी पड़ रहा होगा सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए, वो ठीक है। लेकिन फिर बच्चा अगर दिल्ली में रह रहा है, तो अगर वहाँ रह रहा है तो उसके रहने के खाने के खर्चे बहुत हैं, उसके बुक कॉपी के खर्चे बहुत हैं। तो वो जो खर्चे, चलो 1.5 2 साल तक तो घर वाले भी जैसे तैसे उठा लेते हैं, लेकिन बच्चा जब तक 1.5 साल के बाद अब रेडी होना है उसको एग्जाम देने के लिए, तो पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो फिर 2.5 साल हो गया, फिर दूसरे में हुआ वो 3.5 साल हो गया। तो ये गैप भी बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाएगा, 3.5 साल 4 साल, तो उसमें फिर मैनेज करना बहुत बड़े चैलेंज आ जाता है। इसीलिए जो आप नॉर्मली देखेंगे कि जो डाइवर्ट होते हैं वो हिंदी मीडियम वाले ही होते हैं, कि यार पहले कुछ जॉब चाहिए, पहले कुछ जॉब कर लेते हैं, सिक्योर हो जाते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे। वो बहुत जल्दी डाइवर्ट होने वाले में हिंदी मीडियम वाले ही हैं। इंग्लिश मीडियम वाले नॉर्मली फोकस करते हैं, इसीलिए सिलेक्शन रेशियो भी आप देखिए कि प्री भी ज़्यादा क्वालिफाई इंग्लिश मीडियम वालों का ही हो रहा है। अभी भी वो सीन है कि प्री भी वही कर रहे हैं, मेंस भी वही कर रहे हैं, हिंदी मीडियम वालों का रेशियो बहुत कम है। और वो जो भेदभाव वाली बात है, वो ठीक है अपनी जगह, वो भी ठीक है, लेकिन उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि डाइवर्जन जो जल्दी कर रहे हैं वो हिंदी मीडियम वाले। जब उनका पीक टाइम आया कि उनको सारी चीज़ें समझ आने लगी कि हाँ अब मेरा इस बार फ्री होने वाला पक्का है, इधर से घर से पूछा जाएगा कि नहीं दूसरा एग्जाम भी देख लो, और कोई कुछ बोल देगा कि अरे यार तू कितने साल से पढ़ रहे हो, तो वो सुन सुन के भी बच्चा बहुत, मतलब मेंटली डिस्टर्ब होता है उसको सुन सुन के, यार कि सब लोग ताने मार रहे हैं टाइप। तो उसको झेलना भी एक बहुत बड़ी बात है, अगर उसको कोप अप कर लिए तो फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली इस टाइप से वो हो जाता है। ये सब बातें हैं। क्योंकि जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही अपना मास्टर्स कंप्लीट कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि लाइब्रेरी में अधिकतर अभी जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो लोग अपना कैसा ना कैसा तो जुगाड़ करके आ जाते हैं। और वो एकदम आजकल वही है, सोशल मीडिया का ज़माना है, रील्स वाला। वो लोग इतने ज़्यादा हम्म फॉलोअर्स हो गए हैं उन रील्स हम्म का, हम्म, जिसमें आईएएस का पावर, आईपीएस का पावर, या हाँ सीएम हाँ, सीएम का भी कॉन्वॉय जा रहा है तो वो उसमें लगा देते हैं कि आईएएस का कॉन्वॉय है। सही बात, और सही बोल रहे हैं, हाँ। वो जो सर्टेन एज है, 90 या 22 तक बोल लो, जिसमें ये बड़ा अट्रैक्ट करता है लोगों की, अरे 4-5 गाड़ी आ रही हैं, पुलिस वाले हैं। क्योंकि इंडियन हम्म। सोसाइटी में अभी भी इस चीज का, जो हम बोल लेंगे उपनिवेशवाद जो वर्ड यूज करते हैं, कॉलोनलाइजर वाला, जिसमें प्रॉब्लम मुझे लगती है कि हम्म वो अंग्रेजों के समय का जो टाइम पीरियड था, उसमें जो चीज चली आ रही थी कि यार अफसर मतलब, तो अभी भी वो मानसिकता है देश में लोगों की हम्म, कि यार अफसर तो अफसर ही हाँ। होता है। तो बिल्कुल अभी भी वो चल रहा है वो, लोग उनको देख के जिस जिस प्रकार से खुश हो रहे हैं। हम अभी वही बताया ना कि उसमें भी नई जनरेशन भी आ रही है, वो सिर्फ यही देख रहा है कि select हो गया है, जब पहले अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो गया और उसका अच्छा रैंक आ गया, उसको लोग 1 2 साल तक याद रख लेंगे। किसी का अगर तीसरा चौथा अटेम्प्ट है, वो रैंक वन में आया है, उसको अगले साल कोई याद नहीं रखेगा। तो उसके बाद साल भर जो रील्स आएंगे वो सब यही दिखाएंगे तो पहला अटेम्प्ट था दूसरा रैंक आ गया, पहला अटेम्प्ट था दूसरा रैंक आ गया। उसके पीछे की कहानी कोई नहीं दिखा रहा है कि वो बंदा कब से पढ़ रहा है, उसके घर में क्या माहौल है, उसकी फीलिंग किस प्रकार की है, ये सब कोई नहीं दिखा रहा। बस इतना दिखाया जा रहा है कि हाँ बंदा पहला अटेम्प्ट था क्लियर कर गया। इसके जस्ट इसके अपोजिट ये हो सकता है कि कोई बंदा थर्ड अटेम्प्ट में कर रहा हो, लेकिन वो एकदम विपरीत कंडीशन से आगे सक्सेस ले लिया हो, तो वो ज्यादा सक्सेसफुल हुआ ना उसके अपेक्षा, क्योंकि उसकी कंडीशन ज्यादा खराब थी जो तीसरे अटेम्प्ट में कर लिया है, लेकिन वो अपनी मेहनत पूरी तरह से लगाया है। तो ये इसमें इंस्टाग्राम रील्स का बहुत बड़ा हाथ है, ये जो अभी लोग आ रहे हैं, जो लाखों की भीड़ हर साल एग्जाम में शामिल हो रही है, बहुत बड़ा हाथ इसमें लगता है रील्स और इंस्टाग्राम ये सब का तो है ही। यूट्यूब के चैनल बहुत सारे बन गए हैं, उसमें लगातार इंटरव्यू दिखा रहे हैं। इंटरव्यू जैसे काम लोग को ही दिखाया जा रहा है, अपना ही काम रिकॉर्ड करके लोग यूट्यूब में डाल रहे हैं कि हाँ हमने, मतलब सिलेक्टेड हैं वो लोग। तो वो सबसे फिर बच्चे को लगता है हाँ ये सब तो मेरे को भी करना है, मुझे भी करना है, तो वो सब अच्छी बात है, करना है, लेकिन सच्चाई अपनी जगह है।
बट सर इसमें और तो एक यंग जनरेशन खत्म हो रही है ना, जो माइंड कुछ क्रिएट कर सकता है, बहुत नई नई चीजों में अपना सहयोग दे सकता है, वो इस हम्म। काम में उलझ गया है कि वो 4 5 6 साल अपने जवानी के, या जो जब बहुत ज्यादा क्रिएटिव माइंड बोला जाता है, उस सर्टेन एज को सिर्फ रिवीजन, रीस्टार्ट रिवीजन उस चीज में कर देता है। वो हो ही रहा है और इसी यही सोच के उसके बाद अगर वो 4 साल बाद वो अपने आप को देखे तो उसको लगेगा यार मैंने 4 साल क्या किया, कुछ एग्जैक्टली। ट्राई किया। वो देख के फिर डिमोटिवेट होगा। तो अब उसके मन में जो थॉट्स पहले आ सकते थे वो अब नहीं आने से रहे, क्योंकि वो अब नहीं, क्योंकि एक टाइम तक ही आएंगे वो थॉट्स की, जितना एनर्जी है वो सब एक टाइम तक ही आएंगे, उसके बाद तो आना नहीं है। तो उसमें भी उसको लगता है इसी सब चीजों के लिए जो करंट गवर्नमेंट भी है वो जो जैसे स्कीम जैसा भी उन्होंने वो चालू किया, शायद मेरा भारत गवर्नमेंट कुछ अभी तो 15 अगस्त को लॉन्च किया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि 15,000 रुपये हम देंगे कि जो प्राइवेट नौकरी जो कर रहे थे लोग, वो तो एक अलग वाला चीज हो गया। दूसरा एक अटल इनोवेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, और इंटरप्रेन्योर वाले एक और कोई स्टार्ट किए थे, वो हमको याद नहीं आ रहा है। तो ये सब स्टार्ट करने के पीछे ही गवर्नमेंट का मुद्दा ये है कि लोग ज्यादा सरकारी नौकरी की तरफ ना आए। लेकिन इसको इस साइड से शो कर दिया जाता है कि गवर्नमेंट सरकारी नौकरी नहीं दे पा रही है, इसलिए लोगों को अलग अलग योजनाएं दे रही है कि आप इधर जाओ इधर जाओ। लेकिन एक गवर्नमेंट का एक अच्छा स्टेप हो सकता है कि अगर वो लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी सामने ही दे दे, कि जैसे तुम्हारा ग्रेजुएशन हुआ, तुम्हारे ग्रेजुएशन के बाद ही तुमको 10 अलग अलग चीजें के ऑप्शन मिल जाए कि ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो बच्चा उसमें फिर देख लेगा कि हाँ मुझे क्या करना है। दूसरा ये जो लाइमलाइट में लाया जा रहा है बार बार टॉपर्स को, इसको कहीं ना कहीं हल्का सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोगों के मन में सीधे जा रहे हैं तो लोग कुछ और नहीं सोच रहे हैं कि हाँ हमको यहीं जाना है और बात कर रहा हूँ, यही बात हो जा रही है बार बार। मतलब होता भी है ना कि इन लोगों को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई किया जा रहा है टॉपर्स को, तो हाँ वो इमेज ऐसा बन के आता है कि नहीं, कोई आईएएस हो गया है, किसी ने सिलेक्शन ले लिया है, तो उसने लाइफ की सारी अचीवमेंट पा ली है जीवन में, खुश है हाँ वो, हाँ। जॉब होए। बट रियलिटी देखा जाएगा तो ऐसा नहीं है, हार्श रियलिटी है बहुत गंदी इस चीज के पीछे। मतलब आप वो देखोगे ना कि ये उसका जब वीडियो आ भी रहा है, चलो वो कलेक्टर बन भी रहा है, तो एज अ कलेक्टर ज्यादा से ज्यादा आदमी 8, एज अ कलेक्टर भी कुछ 4 या 5 साल रहता है, उसके पहले वो किसी निजी पोस्ट पे रहता है, तो मैक्सिमम 9 10 साल का सर्विस होते ही फिर वो कलेक्टर के पद पे खड़े होता है। वो कहीं का सचिव बनेगा, कहीं या फिर कहीं का सीईओ बन जाता है, ऐसे ऐसे पोस्ट में वो चले जाते हैं। तो कलेक्टर वाला जो उसका लाइफ है वो मेनली 4 5 साल का ही है, अगर एक एवरेज एवरेज निकालिए जाइए इस पर, वो 4 5 साल ही कलेक्टर है। उसके बाद का जो उसका बाकी 25 30 35 जितना भी साल है, वो उसको एक सचिव बन के या कहीं का सीईओ बन के वैसे ही निकालना है। तो उन लोगों का लाइफ वो वाला लाइफ कोई नहीं दिखा रहा है कि हाँ इसके बाद ये भी है कि तुम कलेक्टर जिंदगी भर नहीं बने रहना है। कर यार दूसरे पोस्ट में प्रमोशन है, लेकिन उसका जो इंटरेक्शन इतना जो पब्लिक से है वो कम हो जाता है दूसरी पोस्ट पे। तो कहीं का सचिव बन रहा है तो वो फिर वो ऑफिशियल वर्क संभालेगा अपने। पहले वो जो जब तो गाड़ी में जगह जगह हर जगह घूम के काम करा, वो सचिव बनने के बाद वैसा काम उसका नहीं रहेगा। तो वो सब चीजें नहीं दिखाई जाती हैं उसका ही, इसीलिए माइंड में वही बचा हुआ है कि हाँ जो दिखाई जा रहा है वही सच है, लोगों को उतना ही अभी दिखता है। तो ये सारी चीजें बाहर लानी बहुत आवश्यक है, धीरे 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 धीरे। हाँ, वो सही कह रहे हैं आप कि हो रहा है, और इतना ज्यादा हो रहा है कि इवन आजकल ये हो गया है कि कुछ लोगों का ऐसा हो गया है कि वो लोग तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, बट क्योंकि हम्म। उनको अपने समाज में अट्रैक्शन मिले, उनको लगे हम्म। कि हम्म। लोग उनके बारे में भी हाँ थोड़ा सोचें, हाँ। तो वो लोग ऐसे हम्म। लूप में आ जाते हैं कि लोगों को बताना है कि हम तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या वो कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आप किसी को बताते हो कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो उसके एक्सप्रेशन ऐसे हो जाते हैं कि अच्छा यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। हाँ और सही जो बात है। बंदा नया नया तैयारी में आता है, मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों का माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि उनको लगता है कि अब तो हम आईएएस बन ही गए हैं। उनका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, और उनके बात करने के तरीके से लेके सारी चीजें ऐसे हो जाती है कि आप क्या कहेंगे उसको। मैंने देखा है, मैं मतलब फील कर रहा हूँ अभी, जैसे मैंने अभी कहीं और शिफ्ट किया है, तो यहाँ पर 2 3 लोग मुझे ऐसे मिले कि जिनको हाँ सिर्फ तैयारी करनी है, और तैयारी भी इसलिए करनी है कि उन लोगों के ज्यादा कनेक्शन नहीं है,
तो जो 2-4 उनके कनेक्शन है, उन लोगों को वो बता पाएँ कि यार हम तैयारी कर रहे हैं, तो उस ग्रुप में उनका जो ओहदा है वो ऊपर उठ जाता है कि अरे! ये फलाना तो ये तैयारी कर रहा है या वो कर रहा है। तो आजकल मुझे लगता है कि समाज में ये भी ज़्यादा रोल अदा करता है कि यार आप जो कर रहे हो वो बड़ा यूपीएससी हो गया या वो हो गया, बट जब 1-2 साल के बाद रियलिटी सामने आती है, तो वही होता है कि ऐसा नहीं है। आप तो जब हाँ जी, हम तो ये कहेंगे कि अगर कोई भी यूपीएससी पीपीएससी जाने स्टार्ट कर रहा है, हाँ, तो वो एक बार ऐसे फ्रेंड से जरूर मिले जिन्होंने 3-4 अटेम्प्ट दे लिए हो। 3-4 अटेम्प्ट इन द सेंस सीरियस अटेम्प्ट कि उसने अपनी जिंदगी के 3-4 साल अच्छे से उसमें लगा दिए हो। वो बंदा सच्चाई बताएगा। सच्चाई वो ऐसे बताए, वो सिर्फ ये नहीं बताएगा कि हाँ तुम मत करो, या वो नहीं बताएगा कि हाँ अच्छा कर लो। वो सारा प्लस और माइनस वो अंदर जाके जी चुका है। उससे अगर पूछ लो कि हाँ ये दिक्कतें आती है, इस चीज के लिए रेडी रेडी रहना पड़ेगा, हमने इतनी मेहनत की, हमको ये दिक्कतें हैं, ये दिक्कतें हैं, वो सबसे बढ़िया जो आपको बोल सकते हैं कि आउटपुट मिलेगा, जो बंदा इसमें 3-4 साल अपने गुजारा है उससे, वो आउटपुट आपको टीचर नहीं दे पाएगा। वो आउटपुट आपको कोई ऐसा बंदा जो फर्स्ट टाइम सेलेक्ट हो गया है वो नहीं दे पाएगा। इसमें क्या क्या गलतियां होती है, कितनी सारी परेशानियां होती है। इसीलिए मेरा सजेशन तो ये है कि किसी ऐसे बंदे से मिलो जो 3-4 अटेम्प्ट दे चुका हो, मेंस लिखा हो, इंटरव्यू तक अपीयर हुआ हो, लेकिन उन्होंने अपने ठीक ठाक समय इसमें लगाया हो, वो आपको बहुत बढ़िया सजेशन इस बारे में दे पाएगा। अच्छा तो खैर ये तो बहुत लंबी चर्चा है, बट मैं हाँ। आपसे जानना चाहूँगा जैसे कोई बंदा अभी सच में सीरियसली तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहता है, तो उसे क्या हम्म। करना चाहिए? क्या एक रोड मैप हो जो उसको फॉलो अप करना चाहिए उस पे कि यार अब मैं ये कर लूँगा, देन ये कर लूँगा। तो एकदम श्योर शॉट सिलेक्शन का तो कोई ऐसा ट्रिक नहीं है यूपीएससी में। श्योर शॉट में तो वो उसमें ये किया जा सकता है कि अगर आपका जैसे बिल्कुल भी इससे पहले कोई आइडिया नहीं कि एग्जाम कैसे होता है क्या होता है, तो एक बार कोचिंग जरूर लो। कोचिंग अच्छा है इस तौर पे, अच्छा है कि अगर आपको जैसे कोई भी आइडिया नहीं है, तो वो एक आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं कि हाँ आपको इस रास्ते जाना है। लेकिन कोचिंग का जो आवश्यकता नहीं कहेंगे कोचिंग की, जैसे सीमित सीमित, जैसे कोचिंग एक वहीं तक सीमित हो जाता है कि वो आपको रास्ता बता देगा कि आपको इस रास्ते में जाना है, चलो वो नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर देगा। लेकिन उसके बाद की जो सारी मेहनत है वो आपकी रहेगी। आपने कितना अच्छा मेहनत किया वो, जैसे अगर हम 100% माने, तो कोचिंग का काम 40-50 तक खत्म हो जाता है। उसके बाद का जो 40-50 वो आपको पूरा लगाना पड़ेगा। नोट कैसे रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट कैसे बनाने हैं, रिवीजन टाइम टेबल क्या होगा, शेड्यूल कैसे होगा, टेस्ट सीरीज को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये सब सारा काम आपकी तो खुद का है। तो अगर खुद के अंदर डिसिप्लिन है तो हो भी सकता है एग्जाम क्लियर, तो बाकी लोग करते भी हैं। तो यही सब है सर। और इसमें एक चीज मैंने देखी है कि आजकल बड़ा क्रेज है उन लोगों का, जैसे सिलेक्शन भी होता है उसके बाद की बात है कि लोग वो लोग ज्यादा एकदम ग्लोरीफाई और ज्यादा हो जाते हैं जो बोलते हैं कि हमने सेल्फ स्टडी करी है, हमने कहीं से कोचिंग नहीं करी है। बट हाँ रियलिटी हाँ मुझे हाँ। लगता है कि ऐसा नहीं है कि कोई ना कोई तो बंदा किसी ना किसी टाइप से किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कंटेंट तो यूज कर ही रहा है, चाहे वो टेस्ट को लेके कर लो या कोई करंट अफेयर्स को लेके कर लो, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना कि हाँ। इतना जो भी मटेरियल है वो खुद से जनरेट करके उसको स्टडी करना। आप ठीक है, आपने डायरेक्टली किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़े हो आप, बट इनडायरेक्टली तो आप जुड़े हुए हो, कुछ ना कुछ तो आप यूट्यूब कंटेंट। पर वीडियोस पड़े हुए हैं, आप यूट्यूब के वीडियोस देख रहे हो। जी। मुझे ये लगता है कि जो सेल्फ स्टडी में लोगों का मानना ये है कि हमने किसी मतलब डायरेक्ट कोचिंग जाके क्लासेस नहीं की। हम्म, बाकी इधर उधर से तो वो लेगा ही, अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहा है उसको टेस्ट तो देने ही पड़ेंगे। उसको कॉन्सेप्ट के लिए कहीं कभी वीडियो या कोई ब्लॉग हो गया, कोई वेबसाइट हो गया, वो रिसर्च करना ही पड़ेगा। कोचिंग की वेबसाइट हो गया, आप सीमेंट एक्सपीरियंस दे ही रहे हो। उसके बाद आंसर राइटिंग अगर आप कर रहे हो तो आंसर राइटिंग आप कहीं ना कहीं से चेक कराओगे ही कराओगे, किसी कोचिंग के टीचर्स हो गए, किसी एक्सपीरियंस हो गए। तो मेरे को यही लग रहा है कि सेल्फ स्टडी में लोगों का मतलब यही हो रहा है कि हमने किसी कोचिंग में जाके क्लासेस नहीं लिए, बाकी जितने भी मटेरियल्स हैं उनका यूज हमने किया है। इसमें एक और चीज़ है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो वो पढ़ाई है
वो अब 4-5 सालों से चल रही है, 4-5 सालों से इन द सेंस वो ग्रेजुएशन में जाते ही वो पढ़ाई धीरे-धीरे कर रहे हैं और वो लोग आके 5वें साल एडमिशन ले रहे हैं। तो यूपीएससी के लिए तो उनका पहला अटेम्प्ट हो गया, लेकिन उन्होंने पिछले 4 साल ये पढ़ाई जारी रखी है। मतलब उन्होंने 5 साल अपने इन्वेस्ट इसमें किए हैं, चलो पूरे 5 साल भी नहीं माना तो 2 ढाई साल तो उन्होंने लगा ही दिए। उनका पहला अटेम्प्ट था, वो ओके है, पहला अटेम्प्ट मिल गया, लेकिन उसके पीछे तैयारी बहुत लंबी है। इसी में अगर दूसरा इसका साइड देखो, तो नॉर्मली जो हिंदी बैकग्राउंड वाले आते हैं, उनकी तैयारी वो 5 सालों की नहीं होती, उनकी तैयारी शुरू होती है कोचिंग के साथ। वो कोचिंग में एडमिशन लेते हैं ना, कोचिंग के हिसाब से करते हैं, उसमें उनकी तैयारी शुरू होती है। उसके बाद उनको लग जाते हैं 2-3 साल। तो मेहनत इन्होंने भी 3 साल की है, मेहनत उन्होंने भी 3 साल करके है। बस अंतर ये था कि उनकी शुरुआत में लेट हो गई थी, इसलिए उनको जो सपना था वो थोड़ी जल्दी मिल गई। बस उतनी सी बात है इसमें। अच्छा, जैसे आपने बताया आंसर राइटिंग का कॉन्सेप्ट, हाँ। आंसर राइटिंग का भी बड़ा एक चैलेंजिंग है कि कैसे करनी है, कब करनी है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट करा रहा है या आपने कितना मटेरियल पढ़ा है, कब स्टार्ट करनी है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आंसर राइटिंग ऐसा नहीं कि एकदम क्लास में जाते ही स्टार्ट कर, जैसे मेरी कोचिंग के साथ बता रहा हूँ, मैंने क्या किया था कि क्लासेस हमारी स्टार्ट हुई और 2-3 4 दिन बाद हम लोग आंसर राइटिंग करना शुरू कर दिया, आजू बाजू को देख के। लेकिन उसमें अच्छी समझ ही डेवलप की है, कहाँ से आंसर राइटिंग, हमको नहीं आता था लिखना, हम सिर्फ आंसर में वही लिख देते जो हमारे कॉपी में लिखा होता था, हम एग्जैक्टली उसको उतार देते थे, हमको लगता था बहुत अच्छा आंसर है। और सामने जो पढ़ने वाला है, जो चेक करने वाला है, उसको दिखता था यार सारा कंटेंट तो ये लिखा है, उसको नहीं समझ आ रहा है ये कैसे लिखा है, क्योंकि स्टार्टिंग क्लास में हमारे पास नोट्स सिर्फ इतना सा है, एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। जब ओके। धीरे धीरे वो दायरा बढ़ रहा है, तो वो उसको कंपाइल करके कैसे लिखना है, ये एक बड़ा चैलेंज है। तो मैं तो ये कहूंगा इसमें कि यार एक दो सब्जेक्ट पूरे हों, जो क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि आप 2 3 सब्जेक्ट पढ़े आपका कोर्स खत्म हो गया। एक दो सब्जेक्ट पूरे होने दो, थोड़ी समझ विकसित होगी, तब तक आप लोग के आंसर देखो कि लोग लिख कैसे रहे हैं। खुद से ना लिखो वो ठीक है, लेकिन लोगों के आंसर देख लो कि लोग लिख कैसे रहे हैं। टेस्ट टेस्ट वगैरह हो रहा है, जैसे आपका अगर सबसे पहला टेस्ट आपका जो होगा कोचिंग का, उस टेस्ट में आपके कभी अच्छे नंबर नहीं आएंगे, आप देख लीजिए, क्योंकि उसका आइडिया ही नहीं होता कि आंसर लिखने कैसे हैं। वो एक धीरे 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 तो पैटर्न है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। तो अब जब सारी चीज़ों को जब आप समझ जाएंगे, तभी आपका अच्छा आंसर लिखाएंगे। तो मेरा सजेशन ये है कि एक दो सब्जेक्ट आप पूरे होने दो, तब तक आप पीवाईक्यूज देख लो, आंसर देख लो, सीधे पीवाईक्यूज देख लो, या कोचिंग में जो आंसर लिख रहे हैं वो देख लो। कई लोग क्या करते हैं कि कुछ ज्वाइन किए, 1 महीने बाद ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं। अरे कैसे लिख लो कि यार 1 महीने बाद ऐसे सही ऐसे, बात है। मतलब ये होगा जीएस में जो पूरा पढ़ लिया है, पूरा जीएस का कंपाइलेशन है इसे, कोई भी सब्जेक्ट को कहीं भी आपको यूज करना पड़ सकता है। तो इसे शुरू में नहीं लिखा है, ऐसे ऐसे सबके अपने अपनी विशेषताएं हैं कि किसको कब शुरू किया जाए। ये तो एक लंबा चर्चा का विषय हो जाएगा, अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो बहुत ही लंबी बातें चली जाएंगी इससे, सही बात है। है ना। बट तो मैंने अपनी तैयारी के दौरान एक चैलेंज जो सबसे ज्यादा फेस किया है, जैसे क्या होता है ना कि हम लोग आंसर राइटिंग का, हर कोई टॉपर सजेस्ट करता है कि आपको टेस्ट देना है, आंसर राइटिंग करनी है, बट पॉसिबल नहीं है कि आप डेली बेसिस पे जाके किसी इंस्टीट्यूट पे टेस्ट दे पाओ। हाँ हाँ तो मैं उस टाइम पे ऐसा सर्च कर रहा था कि कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हो, जैसे होता है क्या है ना कि यदि मैं सेल्फ ही आंसर राइटिंग करूंगा, 1 दिन 2 दिन हाँ 4 दिन, एक कंटिन्यूटी, बहुत ज्यादा मोटिवेशन हुआ तो 10 से 15 दिन, बट हाँ क्योंकि मैं खुद ही लिख रहा हूँ, खुद ही पढ़ना है, तो उसमें क्या गलतियां हैं या क्या प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, वो फाइंड आउट नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने बहुत हाँ सर्च करा। कोविड के टाइम पे कोई सा भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं था जो डेली बेसिस पे मेंस आंसर राइटिंग प्रोवाइड करा रहा हो। हालांकि हाँ आजकल बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आ गए हैं जो डेली बेसिस पे मेंस आंसर राइटिंग आपको करा रहे हैं। जैसे आप हाँ नेविगेशन आईएएस का नाम ले लो, या पीडब्ल्यू का नाम हाँ ले लो, या 2-3 और कोचिंग इंस्टीट्यूट है। पीडब्ल्यू वाला जो हाँ है, खैर पीडब्ल्यू तो इतना बड़ा नाम हो गया है, बट वही है कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो करा रहे हैं प्रोवाइड। बट हाँ मुझे ये लगता है कि अ, मतलब यदि डेली मेंस आंसर राइटिंग करना है तो ठीक है, आप 1-2 दिन कर पाओगे, बट यदि हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की हेल्प ले लें, कोचिंग की ले लो, वो हम या देगा अपने ही, क्योंकि फ्रेंड ग्रुप में ही आप कर सकते हो। से अगर सिर्फ अकेले कर रहे हो तो उसमें डिसिप्लिन की कमी आ ही जाएगी। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद आपको लगेगा कि यार कोई देख नहीं रहा है, कहीं से रिमार्क नहीं आ रहे हैं, मुझे समझ आ रहे हैं नहीं आ रहा।
उसका अंतर आप पड़ेगा ही, तो वो बेहतर वही है कि एक अगर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट रहता है, जो अगर डेली आंसर राइटिंग करा रहा है तो ज्वाइन कर लो, वो ज़्यादा बढ़िया है। जैसे हम लोग कोचिंग के समय हमारा तो कोचिंग में हो जाता था, लेकिन अगर आप कोचिंग अभी नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो वो ऑनलाइन वाला कर सकते हो, या यहाँ ग्रुप वाला भी सीन है कि आप अपना एक ग्रुप बना लिए 5-6 लोगों का, उस ग्रुप में आपने क्वेश्चन दे दिए, वो आपस में चेक कर लो। लेकिन ऐसा ग्रुप भी नहीं हो पाता है, तो ऑनलाइन वाला सिस्टम भी कोई खराब नहीं, बढ़िया चीज़ है, क्योंकि मतलब आंसर तो आपको लिखने इसमें ये ज़रूरी है कि आपको रिमार्क मिले, कमेंट्स मिले, तो ज़रूरी है, तभी तो वही। क्यों कॉन्फिडेंस, अगर आपने आंसर अच्छा लिखा तो आपके अच्छे दिमाग से अगर मिल गया कॉन्फिडेंस आता है उससे कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। अगर नहीं लिखे, कुछ कमी दिख रही है, वो आपकी सुधरती है। अगर आप सिर्फ खुद ही अगर चेक कर रहे हैं आंसर, खुद से लिखे, तो खुद अगर आप अपने आप को अच्छा बोलोगे, आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। लेकिन कुछ सामने थर्ड पर्सन अगर आपको बोल रहा है कि ऐसा आंसर आपने बहुत अच्छा लिखा है, तो आपको बहुत खुशी देगी। तो वो अंतर उसमें पड़ेगा ही, वो हमेशा ही। जी, ठीक है सर। तो ठीक है सर, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है सर। होप जो भी लोग ये देख रहे होंगे, उनको भी मज़ा आए, उनके भी जो डाउट्स हैं, हाँ। वो क्लियर हों। और थैंक यू सो मच, आपको आपने टाइम निकाला आपका। तो ये चर्चा ठीक को है सर। यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू ठीक सर। सर, ओके। ठीक है।